हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं निखिल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का रविंद्राज इंस्टीट्यूट पर। चलो भाई, आज जल्दी से सभी लोग एक बार इसको शेयर कर देंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। चलो जल्दी से बताओ मुझे, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चलने लग रही है और कैसे हो सभी लोग। पढ़ाई तो हम करते ही हैं, लेकिन एक बार थोड़ी सी बातें हो जाएं आपसे। कैसे हो आप सभी लोग भाई, और कैसी आपकी प्रिपरेशन होने लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम आपका एग्जाम का नजदीक आने लग रहा है। तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। तो हार्ट बीट बढ़नी नहीं है, पेशेंस से काम करना है आपको, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे साथ में पढ़ाई करेंगे, है ना। साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में उस चीज का प्रॉफिट मिलने वाला होगा, ये बात 100% श्योर है ना। तो प्रैक्टिस ही ज्यादातर आपका फोकस, या मैं कहूं मेजर पार्ट जो होता है आपका, वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, है ना। एग्जाम में यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस से होता क्या है ना, कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चैप्टर वाइज तो आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है ना, बट वहां होता क्या है कि हम चैप्टर वाइज एक स्पेसिफिक चीज पर रुक जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त क्या है, हमारे माइंड में सारे कॉन्सेप्ट दोहराए जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएंगे ना, तो आप सभी लोग बढ़िया से प्रिपेयर हो जाओगे और एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहोगे। और एग्जाम के लिए आप ओरिएंटेड चीजें भी रखोगे अपने सामने, याद रखोगे, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, तो वो एग्जाम में यूजफुल होंगे आपको 100%। ठीक है, चलो तो भाई आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अब आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 12 आई थिंक, है ना। चलो भाई, तो आप हमें रविंद्राज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं भाई, है ना। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए, है ना। इसको शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, है ना। और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लो भाई। रविंद्राज इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो भी क्लासेस होती हैं उसका स्टडी मटेरियल मैं कहूं तो पीडीएफ किस पे मिलेंगी आपको, तो ये टेलीग्राम चैनल है रविंद्राज इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लो, है ना। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो रविंद्राज इंस्टीट्यूट, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो भाई रविंद्राज इंस्टीट्यूट। और आप हमारी वेबसाइट पर जाके देखें www.ravindrajinstitute.com। यहां आप जाएंगे, यहां आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली होंगी, बहुत सारे फीचर्स, हमारे फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और एक चीज आपको यहां से गूगल प्ले स्टोर से क्या भाई, रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। वहां आपको जैसे टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, है ना, टेस्ट सीरीज आपको मिलने लग रही होगी, क्लासेस आपको मिलने लग रही होंगी, तो एक बार वहां जाकर के जरूर विजिट करें भाई। वहां बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो आप वहां जाकर के एक बार जरूर ऐप को डाउनलोड करें, रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप को। ठीक है, चलो तो अब अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं भाई, है ना। चलो जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे कहा गया 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है ना। यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात करें, है ना। बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। और जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं ना, वो सभी एक बार यूट्यूब पर आकर अपना कमेंट करें, है ना। और यूट्यूब पर आने के लिए आपको सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा आप यूट्यूब पर आ जाएंगे, है ना। या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और सीधा आप यूट्यूब पर आ जाएंगे, है ना। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग, आंसर क्या होगा। चलो जी, देखते हैं कितनी लीटर का मिक्सचर है भाई। तो आप कहेंगे मिक्सचर कितने लीटर का है, 60 लीटर का है ना। एक मिक्सचर था, उसमें अम्ल और जल, एसिड और वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो क्या है भाई, एसिड और वाटर का रेशियो, एक मिक्सचर है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है भाई, 2:1 आपको दिया हुआ है ना। 2:1 उसमें दिया गया है। ठीक है, चलो फिर आगे क्या कहा गया, यदि यह यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है, मतलब अम्ल और जल का अनुपात कितना करना है भाई, 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा। मैं आपसे कहूं एसिड और जल का अनुपात, तो आप मुझे बताओ जरा। मैंने कहा कि उसके रेशियो को 1:2 करना है। 1:2 कितना करना है भाई, 2 करना है। अब उसमें वो कहने क्या लग रहा है आपसे, यदि
यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 का, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा, तो उसमें क्या बढ़ाया गया भाई, वाटर बढ़ाया गया, है ना। यदि पानी बढ़ाया जाएगा, यदि पानी बढ़ाया जाएगा तो हमें फिक्स किसको करना पड़ेगा भाई, एसिड को फिक्स करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना, एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अब एसिड को फिक्स करना पड़ेगा तो एक बात बताओ आप मुझे जरा, एसिड है कितना यहां पर, 2 है ना। एसिड 2 यूनिट है तो मुझे यहां भी 2 यूनिट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो भाई मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, है ना। अब जब मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई की तो रेशियो चेंज हो गया, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई 2 से यहां भी करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई मुझे यहां भी करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका रेशियो कितना हो गया, तो 2:4। जब मैंने वाटर को बढ़ाया तो उनका रेशियो 2:4 हो गया, मतलब एसिड यहां आपका फिक्स होने लग गया। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, आप मुझे एक बात बताओ कि वाटर बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे सर वाटर 1 से कितना हो गया, 3, 1 से कितना हो गया भाई, 4। तो कितने यूनिट बढ़ा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 यूनिट यहां पर बढ़ गया। तो अब आपको यही 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मिक्सचर एक्चुअल में है कितने लीटर, तो मिक्सचर है 60 लीटर, तो 2 यूनिट तो एसिड है और 1 यूनिट वाटर है, तो ये भी तो 2 और 1 3 यूनिट है ना, 2 + 1 कितने यूनिट है भाई, 3 यूनिट है। और इस 3 यूनिट की और इस मिक्सचर की वैल्यू कितनी दी है, 60 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। 3 यूनिट की वैल्यू 60। तो आपसे पूछी भी किसकी है भाई, बढ़ा हुआ वाटर, और बढ़ा हुआ वाटर भी कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो इसका मतलब बढ़े हुए जल की मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 60 लीटर। बढ़े हुए जल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 60 लीटर। बात समझ आई। चलो जल्दी से बताओ मुझे, यहां किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो यहां तक मुझे अभी जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि यहां हमें प्रॉब्लम है। समझ पाए ना मेरी बात यहां तक आप सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई। जी चलो, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, है ना। चलो तो बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपसे कहा गया एक ट्रेन 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना। 1.5 किलोमीटर या ऐसे है ये 1.5 घंटे में, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप है ना। ये है 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे 70 किलोमीटर, 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ना। ये यहां आपका जो लिखेंगे वो मैं यहां मार्कर से लिख देता हूं, जो दिख जाए आपको। ये है 1.5 घंटे में, 1.5 तो यही लिख रहा है, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ट्रेन की औसत गति के दौरान क्या रही, तो ट्रेन की औसत गति आपको बतानी है। ट्रेन की औसत गति पूरी गति के दौरान क्या रही, है ना, ये आपको बताना है। आपसे कहा गया एक ट्रेन 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ट्रेन की औसत एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। अब मुझे एक बात बताओ जरा, चलो देखो जरा, ट्रेन की एवरेज स्पीड आपको बतानी है, औसत गति आपको बतानी है। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती क्या है। तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप मुझे एक बात बताओ,
स्पीड, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। टोटल टाइम, टाइम तो आपके पास में है, उसने 2.5 घंटा लिया और फिर 1.5 घंटा लिया, है ना। तो अब मुझे बताओ जरा, क्या आपके पास में टोटल डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस है नहीं, मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप बताओ जरा, एक बार तो डिस्टेंस किससे फाइंड करेंगे भाई? एक बार दूरी किससे? 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की गति से चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो एक बात बताओ मुझे, 2.5 घंटे में दूरी या तय की गई दूरी कितनी होगी भाई? 70 की स्पीड से चल, कितना? 50 की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से। और कितने घंटे? 2.5 घंटे। तो 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 5/2 लिख लू ना मैं, 5/2। भाई दूरी बराबर 4 गुना समय तो होता है ना, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 ये है और समय ये रहा। तो अब मुझे बताओ 2 से कितना होगा? 25, 25 पंजे 125। तो आप कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे कि उसने 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, है ना। अब एक दूसरी बात, फिर भी तो आपको टाइम दिया था ना, वो टाइम क्या दिया है भाई? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में दूरी, 1.5 घंटे में दूरी कितनी है भाई? तो 1.5 घंटे में 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब 2 एकम 2 और 1 3, है ना, 3/2। और कितने की चाल से भाई? 70 की चाल से चलने लग रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और कितना? 3/2 का समय आपका ले रहा है। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो गया? 35, 35 दिया, कितना हो गया भाई? 105, 105। तो ये आपका 105 किलोमीटर। तो उसने 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय की भाई? 125 किलोमीटर। और मैं कहूं आपसे 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आप कहेंगे 105 किलोमीटर। तो आपने दूरी फाइंड कर ली, एक तो दूरी 125 किलोमीटर आ गई, एक दूरी 105 किलोमीटर आ गई। बात समझ आई? क्लियर है ना। चलो जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए ना? ये हमने फाइंड क्यों किया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने फाइंड क्यों किया है। क्योंकि सर आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एक्चुअल में एवरेज स्पीड होती क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी आपको पता नहीं है, तो कुल दूरी आपने इसी से तो निकाली ना। एक बार 2.5 घंटे में दूरी निकाल ली आपने 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, और एक आपने 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी निकाल ली। तो आपके पास में दूरी आ गई, कौन कौन सी दूरी आ गई? कुल दूरी का। तो आप कहेंगे सर एक तो दूरी आ गई मेरे पास में 125 प्लस 105, ये आपके पास में क्या आ गई भाई? कुल दूरी, है ना, बटे कुल समय। अब कुल समय कितना है तो बताओ जरा, एक समय कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे कितना है भाई? 2 है ना। और एक समय कितना है? 3/2। एक 1.5 घंटा था, एक 2.5 घंटा था, ये हमने इनको लिख लिया, है ना। अब इनको कैलकुलेट कर लेना। अब इनको क्या करने भाई? कैलकुलेट कर लो। देखो जरा कैलकुलेट कैसे। 5 और 5 कितना हो गया भाई? 10, है ना। 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये कितना होगा? 230, 230। डिनोमिनेटर तो बराबर है ना, डिनोमिनेटर बराबर है तो एज इट इज ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया भाई? 8। 5 और 3 कितना होगा? 8। चाहे तो यूं करें कि 2 से 8 को काट दो, 2 चौक 8, है ना। तो ये कितना बचेगा? 230/4, 230/4, है ना। अब बताओ 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो गया? 20। मतलब ए ऑप्शन आपका खत्म और फोर्थ ऑप्शन खत्म, है ना। 2 बचे, 4 पंजे 20, 3 बच गया ना, 3 बचा तो 30 हो गया ना। 4 सत्ते कितना होगा? 28, 57। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आपका होगा। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बताओ आप सभी लोग मुझे, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए? यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, बहुत बढ़िया। ओके गौरव, चलो जी। तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना। चलो तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, है ना। दिल्ली पुलिस के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि यहां अक्सर आप गलतियां करने की कोशिश करेंगे।
चलो जी, देखो क्या कहा गया, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है ना। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष थी, ये आपको बताना है। जरा आए तो देखे जरा, 5 सदस्य वाले परिवार मतलब परिवार में सदस्य कितने भाई 5, उनकी एवरेज आयु कितनी है 33 वर्ष है। तो मैं आपसे कहने लगूं परिवार के सदस्य की आयु का योग कितना होगा, परिवार के सदस्यों की आयु का योग, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, है ना। सदस्यों की आयु का योग कितना होगा भाई 33 गुणा 5, है ना। यही तो होता है। एवरेज होता है क्या एक्चुअल में, एवरेज होता है सर, एवरेज जितने भी आपके नंबर हैं उनका योग, टोटल सम, है ना, और अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है ना। टोटल नंबर मतलब कितने व्यक्ति हैं भाई 5, है ना। सम पता नहीं, एवरेज कितना है भाई 33, तो 33 गुणा 5 ही तो कर देंगे ना, 33 गुणा 5, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने 33 गुणा 5 किया, है ना। अब जरा 33 गुणा 5 तो कितना हुआ, 30 पंजे 150 और ये 5 दिया 15, 165 वर्ष आ गया आपका क्या, उनकी सभी की आयु का योग। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटा सदस्य कितने वर्ष का है मेरे भाई, 9 वर्ष का है ना। तो उसके बिना आपको औसत आयु बतानी है। तो एक बात बताओ, सबसे छोटा सदस्य निकल गया, तो सबसे छोटा सदस्य 165 में से कितना माइनस कर लूं भाई, 9 माइनस कर लूं। यदि 9 माइनस किया मैंने तो 165 में से 9 को घटाए तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, ये 5 होगा, ये 156। तो 156 वर्ष परिवार के लोगों की आयु बच गई जब हमने 9 वर्ष के लोगों को निकाल दिया। और ये क्या कहा, ये जब बची जब 9 वर्ष का सदस्य था, जब 9 वर्ष का सदस्य था तब उन 4 जो सदस्य बचे ना, जब 9 वर्ष का सदस्य था तो उनकी आयु का योग कितना था 165। अब मैंने एक सदस्य को निकाल दिया तो परिवार में कितने सदस्य बचे भाई 4, और उन 4 सदस्यों की आयु का योग कौन सा बचने लग रहा है, तो आप कहेंगे सर जब 9 वर्ष का बच्चा था ना, जो सबसे छोटा सदस्य था वो एट प्रेजेंट में था, है ना, तभी तो थी 156 वर्ष। तो आपसे कहा गया परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, जन्म के कहां भाई ठीक पहले आपको बतानी है। तो एक बात बताओ जरा, जन्म के ठीक पहले छोटी सी बात बताना, जन्म के ठीक पहले तो सभी की आयु कम होगी ना, कितने वर्ष कम होगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर एक की आयु 9 वर्ष है, उसकी आयु 9 वर्ष है ना, तो सदस्य कितने हैं 4, तो 9 चौक कितना भाई 36, 9 चौक कितना 36। तो जन्म से ठीक पहले सभी की आयु 9 वर्ष घट रही होगी ना, जन्म से ठीक पहले, क्योंकि वो 9 वर्ष का हो चुका है तो सभी की आयु ठीक कितने घट रही होगी, 9 वर्ष आपकी घट रही होगी। तो कितने वर्ष घट गई होगी भाई, तो आप कहेंगे सर 36 वर्ष घट गई होगी, है ना। तो 9 वर्ष पहले उस परिवार के सदस्यों की आयु का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे एट प्रेजेंट तो कितना है भाई, एट प्रेजेंट तो कितना था 156, प्रेजेंट तो 156, लेकिन मैं आपसे कहूं कि उसके जन्म से पहले, तो उसके जन्म से पहले 36 वर्ष सभी की आयु घट गई होगी, तो आप कहेंगे सर 6 0, 5 में से 3 गया 2, ये 120। तो जन्म से पहले परिवार के सदस्यों की आयु का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 120 वर्ष। परिवार के सदस्यों की आयु का योग उस छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितना होगा, तो 120 वर्ष। क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए, बताओ एक बार मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। चलो तो अब क्या कहा, एवरेज बताना है। अब 120 वर्ष आयु का योग हो गया, कितने सदस्यों का बताना है भाई, छोटे सदस्य को निकाल दो, सदस्य थे कितने 5, बचेंगे कितने 4, एक सदस्य हमने निकाल दिया तो 4 से इसको काट दिया तो 30 चौक 120। तो इसका मतलब उसकी आयु का योग कितना होगा मेरे भाई 30 वर्ष होगा। मतलब एवरेज क्या होगा, परिवार के सदस्यों की आयु का एवरेज कितना होगा भाई 30 वर्ष। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या यहां तक का प्रोसेस आपको समझ आया कि हमने -9 किया फिर -36 किया, ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी और डिमांड को आप समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से, है ना। चलो तो बढ़ा जाए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो जल्दी जल्दी बता दो मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं आप सभी लोग। और जितने भी लोग मुझे भाई फेसबुक पर देख रहे हैं ना, वो सभी एक बार यूट्यूब चैनल पर आए, वहां अपने कमेंट करें, वहां सारे कमेंट्स आपके प्रॉपर पढ़े जाते हैं और वहां जो भी डाउट हुआ करे आप वहां पर सेंड कर दिया करो, पूछ लिया करो। आपको समझ नहीं आया तो भी पूछ लिया करो भाई, समझ एक बार नहीं आता तब भी पूछना है, 2 बार नहीं आए तब भी पूछना है, जितनी बार आपको समझ ना आए उतनी बार आपको पूछना है, मैं उतनी बार बताने के लिए आपको तैयार हूं, है ना। चलो भाई देखो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो 60 लीटर ये तो करा दिया था मैंने, तो दोबारा कर दिया क्वेश्चन। हाँ जी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं तथा शेष के, है ना, ध्यान देना वर्डों पे, शेष के 75% विद्यार्थी समूह बी में, है ना, समूह विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको बताने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं। चलो जल्दी से बताओ भाई आंसर, कितने लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी से बताओ। और आप सभी लोग ना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, ऐसा नहीं है कि सो के उठे और वीडियो सामने लगा दी कि 7 ही तो बजे है ना, 7 बजे से क्लास स्टार्ट है, सो के उठे सीधा फोन हाथ में ले लिया ना, कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठा करो, है ना। वो तो बात अच्छी, आपको फैसिलिटी घर पे पढ़ने की मिल रही है ना, कोरोना की वजह से सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो इसलिए आप सेफ्टी से रहिए घर, ये भी ज्यादा जरूरी है, तो आप इसलिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, कभी ज्यादा फैसिलिटी फॉलो कर जाए, है ना। तो इसलिए साथ में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना है। अब मुझे बताओ जरा ग्रुप कितने हैं, तो ए बी और सी 3 ग्रुप है, ए बी और सी, ये आपसे कहा गया। अब जरा मेरी बातों पे ध्यान देना, मैंने कहा विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी 100 है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 100 मान लेते हैं। कितने मान लिए मैंने, 100 मान लिए। एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, तो टोटल कितने माने भाई मैंने, 100 माने। 100 का 40 आप सभी लोग जानते हैं भाई कितना होगा, 40 ही होगा ना। 100 का 40 तो कितना होगा मेरे भाई, 40। तो इसका मतलब 40 विद्यार्थी, तो 40 यूनिट विद्यार्थी किसमें आ गए मेरे भाई, मैंने माना है 100 विद्यार्थियों की संख्या, 40 विद्यार्थी तो मान लेते हैं किसमें आ गए भाई मेरे भाई, 40 आपके आ गए समूह ए में। अब आपसे आगे क्या कहा, शेष के 75% विद्यार्थी, तो 100 माने थे, 40 वहां चले गए, बचे कितने भाई, 60, है ना। 60 के कितने प्रतिशत विद्यार्थी भाई, 75%, 60 के 75%, 60 के 75% विद्यार्थी, 75% का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं सीधा सीधा, देखो जरा, 75/100 ना, है ना, 25 × 75, 25 चौक 100, 3/4, 60 का 3/4 विद्यार्थी आ गए यहां पर। बात समझ आई। चलो तो ए ग्रुप में तो आपके 40 आ गए, है ना, ये काट दो, 15 चौका कितना हो गया, 60, तो 15 × 45, तो 45 विद्यार्थी आपके किस में आ गए भाई, 45 यूनिट किस में आ गए, बी ग्रुप में आ गए। अब मुझे बताओ जरा, 40 और 40 80 और 5 85, 85 आपके आने लग गए, है ना। टोटल कितने माने थे हमने, 100 माने थे, है ना। तो सी ग्रुप में कितने बचे भाई, सी ग्रुप में 15 यूनिट स्टूडेंट बच गए। कितने यूनिट बच गए भाई, 15 यूनिट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब आपसे कहा क्या गया है, तथा शेष 12 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी भाई, 12 विद्यार्थी, शेष कितने विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। तो आपने यहां देखा तो कितने यूनिट आए भाई, 15, और 15 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 12 स्टूडेंट, यही तो कहा ना, 15 को एक्चुअल में कितना कहा है भाई, 12 स्टूडेंट कहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12/15, है ना, 12/15, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4/5, है ना, 4/5। आपसे कुल संख्या पूछी थी, तो आप मुझे बताओ कुल संख्या मानी कितनी थी हमने, कितने यूनिट माने थे भाई, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 4/5, तो 100 की 100 × 4/5, 5 से कितना हो गया है 20, और 20 चौक कितना हो गया
80। तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए भाई 80। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो गया। चलो जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताएं, अदरवाइज बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या रही हो, जल्दी से बताओ सभी लोग। हाँ जी चलो बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। चलो जी बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाँ जी ये क्वेश्चन बताएं जल्दी से। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है भाई, संख्याएं क्या है। मान लेते हैं एक, ये रेशियो क्या होने लग रहा है 1:2:3 है ना। मैं कहूं नंबर क्या होने लग रहे हैं भाई x, 1x, 2x और 3x। ठीक है, अब इन सभी में कितना ऐड किया जाने लग रहा है भाई, इन सभी में कितना ऐड किया जाने लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 ऐड किया जाता है। कितना ऐड किया जाता है भाई 5 ऐड किया जाता है। इन सभी में कितना प्लस करने लग रहा है 5 प्लस करने लग रहा है। तो सभी में मैंने क्या कर दिया भाई 5 प्लस कर दिया, है ना। 5 प्लस कर दिया तो उनका नया अनुपात कितना बन जाता है भाई, नया अनुपात कितना बनने लग रहा है, तो आप कहेंगे सर उनका नया रेशियो 2:3:4 बनने लग रहा है ना। कोई से दो को उठा के x की वैल्यू फाइंड कर लें, कोई से भी दो को उठाएं और x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं x + 5 अपॉन कितना भाई 2x + 5, 2x + 5, ये रेशियो पहले दो के बराबर 2/3 है ना। अब यहां से x की वैल्यू ये क्या हो गया 3x हो गया। ये कितना 3 पंजे 15 है ना, बराबर 2 दूनी 4x, 2 पंजे 10 है ना। तो आप मुझे बताओ जरा ये 15 - 10 x की वैल्यू ज्ञात हो गई यहां पर 5। x की वैल्यू आपको पता चल गई तो नंबर कितने कितने थे 1 2 3, 1x तो x की वैल्यू 5, तो मतलब एक तो 5 नंबर हो गया, एक 2x तो 5 दूनी 10, एक 3x तो 5 दिया 15। तो वो संख्याएं क्या हैं 5 10 और 15, 5 10 15। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किससे ज्ञात करें भाई, इसी से ज्ञात करें, ये जरूरी ऐसा नहीं है इससे ज्ञात करें। आप हो सकता है मेरे भाई आप किससे ज्ञात कर सकते हैं, आप किससे ज्ञात कर सकते हैं भाई, आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आई। चलो जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ जी चलो तो कोई यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ओके। चलो भाई बढ़ते फिर आगे क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। चलो भाई देखो क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये भी बढ़िया है। आप कहेंगे सारे ही बढ़िया कह रहे हो, तो बढ़िया ही क्वेश्चन है। अब आपसे कहा गया किसी कार्य को A 15 दिनों में करता है और उसी कार्य को B 15 दिनों में कर लेता है। यदि B 10 दिन बाद काम करने के बाद छोड़ देता है तो A और B 15-15 नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं इसको। ये 15 नहीं, ये आप 18 कर लेना। A किसी काम को 18 दिन में करता है और B किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। यदि B 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य को A अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा।
शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ये आपसे कहा गया है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। किसी कार्य को ए 18 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। देखो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 में। बी कितने दिन में करने लग रहा है भाई, तो आप कहेंगे सर बी 15 दिन में काम कर रहा है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल काम कुछ मान लेते हैं और वो काम ऐसा मानेंगे, कैसा मानेंगे भाई, कैसा मानेंगे, ऐसा टोटल काम जो इन दोनों का मल्टीपल हो। क्यों मानेंगे ऐसा, क्योंकि हमें इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, इन दोनों की दक्षता चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए, है ना। एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क हमें चाहिए। तब तक हम आगे नहीं कर सकते क्वेश्चन को जब तक हमारे पास वन डे का वर्क नहीं होगा, उनकी एफिशिएंसी नहीं पता होगी। तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ही इनका फैक्टर होगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे भाई, जो बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल देख लो जरा, जो दोनों से कटता हो। तो 18 दूनी 36 नहीं कटेगा, 18 तिया 54 15 से नहीं कट रहा होगा, 18 चौक 72 15 से नहीं कटेगा, 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90। तो टोटल वर्क हमने क्या मान लिया भाई, 90 यूनिट आपका टोटल वर्क मान लिया। कितने यूनिट हो गया भाई, टोटल वर्क आपका 90 यूनिट हो गया, है ना। तो 18 पंजे कितना भाई, 90। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5, 15 छिक्का 90, है ना। बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 6 काम करेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, बी ने काम कितने दिन किया भाई, बी ने काम किया मेरे भाई 10 दिन, बी ने काम कितने दिन किया, 10 दिन काम किया, है ना। बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। बी एक दिन में करता कितना काम है भाई, 6 काम है। कितना काम करता है, 6 काम। तो बी ने काम कितना किया होगा, तो एक दिन में 6 काम, 10 दिन में कितना, 10 छिंग 60। तो इसका मतलब 60 वर्क जो कंप्लीट किया होगा, 60 यूनिट जो वर्क कंप्लीट किया होगा मेरे भाई, किसने कर लिया होगा, तो आप कहेंगे सर बी ने काम किया होगा। अब बचा कितना, तो आप मुझे बताओ, 90 काम तो टोटल था ना, 90 में से 60 तो बी ने कर लिया, बचा कितना भाई, 30 काम बचा। कितना काम बचा, 30 काम बचा। 30 यूनिट काम आपका बचने लग रहा है। तो 30 यूनिट काम को करेगा कौन, अब शेष काम को ए अकेला पूरा करता है। तो मेरे भाई 30 यूनिट काम को कर कौन रहा होगा, अकेला पूरा। तो 30 यूनिट काम को सर ए पूरा कर रहा है, और ए पूरा कर ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, 5। तो 30 काम को करने में कितना समय लेगा, तो 5 छंग 30। तो इसका मतलब ए एक जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, उसको कितने दिन में पूरा करेगा भाई, 6 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई, यहां तक आप किसी को कोई समस्या रही हो, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, ओके, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, मतलब किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलो जी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। चलो ये क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बच्चों वाला है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए, है ना, बताना है ये आपको। तो एक बात बताओ, उसका एसपी कितना है भाई, एसपी कितना है उसका, 170 रुपए है ना। कब है उसका ये एसपी, जब वो 15% का नुकसान उठाने लग रहा है ना। लॉस कितने परसेंट का उठाने लग रहा है भाई, 15% का लॉस उठा रहा है। 15% को आप ऐसा भी कह सकते हो सर 15/100, 5 तिया 15 और 5 ये कितना हो गया 20। तो मैं आपसे ऐसे कह दूं भाई, मान लेते सपोज दैट उसका सीपी 20 रहा हो, सीपी कितना रहा हो 20, 20 का 15% कितना है भाई 3। तो 20 का 15% लॉस कितने का हुआ उसे, 3 का। लॉस कितने का हुआ उसे, 3 का। तो बेची कितने में होगी उसने भाई 17 में।
मान लेते हैं 20 यूनिट उसका सीपी था, 20 का 15% कितना रहेगा, 3 यूनिट का उसे लॉस हुआ, तो बेची उसने कितने में भाई, 17 यूनिट में उसने बेच दी होगी, है ना। अब 17 यूनिट की वैल्यू आपको दी क्या है, तो उसने कहा भाई 17 को एक्चुअल में 170 कहा, कितना कहा, 170। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आने लग गई यहां पर, 17 ढाई 170। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 रुपए। तो मुझे बताओ जरा सीपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 200। तो इसका मतलब उसका जो सीपी था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना होगा मेरे भाई, 200 रुपए होगा। उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, 200। ठीक है, तो अब मैं आपसे ऐसे कहूं कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए, कब, यदि वह लाभ कितना करने लग जाए, 20% का लाभ करने लग जाए। कितने प्रतिशत का लाभ भाई, 20% का लाभ, 200 पे 20% का लाभ। तो आप सभी लोग जानते हो, 200 पे किसका प्रतिशत भाई, 20% का लाभ आपको ज्ञात करना है। तो 20 पंजे 100 और 5 से इसको काट दो, 40 पंजे 200, है ना, 40 पंजे 200, 400 नहीं, 40 पंजे 200। तो ये कितना आ गया, उस पर प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 40 रुपए का। कितने रुपए का, 40 रुपए का। अब 40 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, 200 रुपए की चीज पे 40 का प्रॉफिट, तो उसने बेचना है, तो बेचना मतलब एसपी आपको, तो 240 में वो आपका बेच रहा होगा भाई। 200 की चीज थी, 40 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 200 का 20%, 200 का 20% मतलब 1/5, 200 का 1/5 कितना होता है, 40 होगा, 40 का वो आपसे प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो इसका मतलब 200 की चीज को 40 के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने में बेची होगी उसने, 240 रुपए में बेची होगी। चलो जल्दी से बताओ, हमने सीपी क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें यहां पर उसने कहा था 20% लाभ पर उसे बेचना है। जब तक लाभ किस पर होता है, लाभ या हानि होती किस पर है, तो आप कहेंगे सर हमेशा सीपी पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है ना। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसलिए आप यहां क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। कहते हैं ना कि आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका तब तक कुछ नहीं कर सकते थे हम क्वेश्चन का, तब तक आपको सीपी नहीं पता होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या रही हो तो बताओ जल्दी से मुझे। क्लियर है ना, चलो जी जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, यहां तक आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए। हाँ जी, चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आज 8वां क्वेश्चन हो चुका है, 9वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार जल्दी करने की कोशिश करें। आपके साथ, आपके पास है मात्र 10 सेकंड का समय, जो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे। चलो जी देखो जरा, कहा क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, आपको यह बताना है। तो एक बात बताओ जरा, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है सर, कि इसका मतलब है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई है ना। ट्रेन क्या पार करेगी भाई, जब एक बात बताओ, यहां से उसने चलना शुरू किया ट्रेन ने, है ना, यहां से चलना शुरू किया, तो ट्रेन जब चल रही है तो ट्रेन चलती यहां तक आएगी, है ना, यहां उसका सिराई तो आएगा ना, यहां उसका फेस ही तो आएगा ना, तो क्या उसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, तो आप कहेंगे नहीं सर, प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी, जब उसका लास्ट वाला डब्बा एकदम यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को और साथ में उसकी जो ये वाली लंबाई होगी उसको पार कर लेगी, तभी तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी ना। बात समझ आई। प्लेटफॉर्म को पार करते हुए आपने देखा होगा, आप पीछे वाले डब्बे में बैठे हो, तो प्लेटफॉर्म आपको कब तक नजर आता है, जब तक आप प्लेटफॉर्म से नहीं हट जाते। ट्रेन का डब्बा तो, इंजन तो बहुत पहले हट जाता है। इसका मतलब ये रहा मेरे भाई, जब भी वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को, तो ये प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये अपनी लंबाई भी पार कर रही होगी, तभी तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी ना। तो चलो भाई देखो जरा, बताओ मुझे,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है एक ट्रेन 30 सेकंड में। पहले तो मुझे बताओ जरा, यहां यूनिट कितनी है, सेकंड है, यहां क्या है, मीटर, और आपसे पूछा भी किस में है, मीटर में, और यहां आपको गति किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहला काम इसी गति को बदल लें, सॉरी, इसी गति को बदल लें। तो ये गति कितनी है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 60 में कितने से मल्टीप्लाई कर लूं भाई, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 6 तिया कितना हो गया, 18, और 6 धाई 60, तो 10 पंजे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चल रही होगी, है ना, 60/3। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, टाइम क्या होता है, टाइम बताओ, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा ना भाई। बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हुआ, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, वो उसको पार करने में समय कितना लेती है, तो आप कहेंगे 30 सेकंड का समय लेने लग रही है। दूरी कितनी है, तो भाई एक बात बताओ, ट्रेन की तो लंबाई आपको दी है ना, कितनी ट्रेन की लंबाई दी है भाई, 200 मीटर दी है ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस आपको पता होनी है ना, तो डिस्टेंस ये आपकी 200 मीटर हो गई, है ना। और साथ में किसकी लंबाई पार करेगी भाई, प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई याद करेगी ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x, ये आपकी कुल दूरी होगी, 200 प्लस x, ये आपकी कुल दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। स्पीड कितनी है, तो भाई स्पीड आपको पता है, स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आपने कन्वर्ट की थी, तो स्पीड आपकी 50/3, 50/3। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो भाई एक बात बताओ, ये तो 30 गुणा 50/3 में एज इट इज लिख सकता हूं यहां पर, है ना, ये इधर जाएगा, है ना। तो चलो देखो जरा, अब मैं आपसे ऐसे कहूं, ये कितना है भाई, 200 प्लस कितना x, है ना। तो 3 से कितना हो गया भाई, 3 धाई 30, तो ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 500 बराबर 200 प्लस कितना x, तो x बराबर 500 माइनस 200 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी भाई, 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई, 300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, है ना। चलो, तो ये बात समझ नहीं आई हो किसी को, तो बता देता हूं एक बार, है ना। ऐसे किया, उसको 50/3 एज इट इज क्यों रख दिया मैंने, ऐसे कहा है मैंने। तो ये 3 तो कहां जाएगा भाई, इनके पास जाएगा ना, 200 प्लस x, है ना। ये 3 ऊपर आएगा और ये कहां जाएगा, नीचे। तो मैंने ऐसे कहा, फिर जो कहा है ना, ये 50 यहां और ये 3 यहां, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको 50/3 मैंने वहां पर लिख दिया था डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर होगी भाई, 300 मीटर। चलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए, है ना। बताओ एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके, बहुत बढ़िया। चलो जी, बताओ जरा, प्रोसेस समझ आया ना क्वेश्चन करने का, करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आप। चलो जी, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक है। दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है ना। तो फिर आपसे कहा गया तीसरा एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो परिमाप आपको बताना है, उसका परिमाप क्या होगा। तो एक बात बताओ जरा, अब आपसे कहा क्या गया, दो वर्गों की भुजाओं का योग। तो वर्ग की भुजाओं का योग, तो वर्ग की भुजाएं कितनी होती है भाई, 4, है ना। वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं, 4। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा आपको दिया क्या है, एक का। तो पहले वाले स्क्वायर का स्क्वायर मतलब S1 मैंने लिख लिया पहले स्क्वायर के लिए, S1। तो 4 गुणा भुजा आपको 60 दिया है, 68 दिया है ना। तो आप मुझे बताओ जरा, S1 क्या आ जाएगी भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर 17 चौका 68, तो पहले वर्ग की भुजा आ गई आपकी
17 सेंटीमीटर, है ना। अब ऐसे ही दूसरे की भुजा का योग आपको दिया है तो S2, है ना। तो 4 गुना भुजा होगा ना, 4 गुना क्या होगा भाई, भुजा होगा। तो ये कितना दिया है आपको, 60 दिया है ना, 60 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ जरा, ये भुजा कितनी आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, तो भाई आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई, 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है ना, S3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर ये हो गया S3। तो ये किसके इक्वल है भाई, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, एक पहले वाले वर्ग का तो मैंने S1 स्क्वायर कर दिया क्योंकि भुजा का स्क्वायर, माइनस दूसरे का क्या होगा, S2 का स्क्वायर कह दिया, है ना। यही तो कहा ना। तो ये बताओ मुझे S1 कितना है, S1 कितना है भाई 17, 17 का स्क्वायर, है ना, माइनस S2 कितना 15 का स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, एक बार तो मैं इनको जोड़ लू ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो 17 माइनस 15, तो 17 और 15 कितना हो गया, 32, 32 दूनी 64। तो आप बताओ मुझे S3 का स्क्वायर मतलब तीसरे वर्ग की इस क्षेत्रफल क्या जाएगा। तो आप कहेंगे 32, 17 और 15 कितना हो गया, 32, 32, 17 माइनस 15 2, तो 32 दूनी 64। तो आप कहेंगे सर S3 का जो आ गई वैल्यू वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर S3 की वैल्यू आ गई आपके सामने। अब आपको परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर तो क्या होगा भाई, परिमाप क्या होगा आपका, 4 गुना भुजा ही तो होता है ना, 4 गुना भुजा। और भुजा अपने ज्ञात कर ली कितनी, 8। तो 4 गुना 8, 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मुझे जल्दी से, क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए। बताओ भाई जल्दी, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या रही हो इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो तो भाई आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम साथ में है आपके, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। और जुड़े रहिए रविंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। चलो तो भाई